आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बेहतर तरीके से समझा सकते हैं और जवाब भी दे सकते हैं। वो कोई उसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा ये सवाल है कि आम जनमानस, जो बिहार का आम जनमानस है, उसके अंदर क्या मैसेज जाएगा राहुल गांधी के इस बयान का? उसके अंदर सही मायने में आम जनमानस के ये मैसेज जाना चाहिए कि राहुल गांधी को किसी एक मात्र स्टेट की चिंता नहीं है, पूरे देश की चिंता है। अगर किसी एक स्टेट में जातीय जनगणना हो जाती है, तो उनका जो अपना खुद का इस देश को आगे बढ़ाने का जो संकल्प है, वो पूरा नहीं होगा। इस देश को अगर आगे बढ़ाना है, इस देश को अगर अग्रसरित करना है, देश को विकसित करना है, तो आपको पूरे प्रदेशों की जातीय जनगणना करानी पड़ेगी। किसी एक प्रदेश की जातीय जनगणना नाम मात्र के लिए जो हुई है, और ये बिल्कुल राहुल गांधी का आरोप बिल्कुल सही है। उस समय में जो जातीय जनगणना हुई है, उसके अंदर भी धांधली है और वो उतनी आनन-फानन में की गई है क्योंकि राजनीति। आपका क्या मानना है? देखो, सवाल ये नहीं है कि जनगणना फर्जी है या सर्वे फर्जी है। अहम सवाल ये है कि नीतीश जी आखिर पिछले 17-18 साल से बिहार में क्या कर रहे हैं। बिहार का जो सही मायने में विकास होना चाहिए था, वो नीतीश जी जो द्वारा क्यों नहीं हो पाया। क्यों वहां पे बेरोजगारी है, क्यों वहां पे लगातार 2 महीने से छात्र धरने पर हैं। नीतीश जी वहां उनसे क्यों नहीं मिल रहे हैं। बीपीएससी के जो छात्र हैं, उनकी मांग क्यों नहीं सुनी जा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन देव। मेरे साथ प्रोफेसर अरुणेश यादव मौजूद हैं, सुमिति यादव जी मौजूद हैं और हमारे सहयोगी सादाब रिजवी मौजूद हैं। सवाल कांग्रेस नेताओं से ख़ास तौर से किए जाएंगे और कई मुद्दे बड़े अहम हैं इस दौरान। सबसे पहला सवाल, स्वागत है साहब। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, राहुल गांधी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर बड़े कड़े प्रहार किए हैं। तो सर, राहुल गांधी आरएसएस प्रमुख पर बड़े तीखे प्रहार कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो साहब, राहुल गांधी जी बराबर 3-4 सालों से ये कह रहे हैं कि लड़ाई संविधान और मनुस्मृति की है। अब आरएसएस प्रमुख का जो बयान आया है, वो कई मायने में देश को शर्मसार करने वाला है और देश की आज़ादी को का अपमान करने वाला है। दर्शकों को जानकारी दें, मोहन भागवत जी ने ये कहा है कि देश को असली आज़ादी तब मिली जब राम मंदिर का निर्माण हुआ। अब हमें ये बताया जाए कि जो लाखों स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, पूरी आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कई क्रांतिकारी 10 साल 20 साल जेल में रहे, तो वो सब क्या था। आखिर आरएसएस के लोग 1947 में जो हम अंग्रेजों को यहाँ से भगाया हमने, तो उसे आज़ादी क्यों नहीं मानते। आखिर अंग्रेजों से इनकी क्या साठगांठ थी। आखिर आरएसएस के लोग अंग्रेजों से जो पेंशन लेते थे, अंग्रेजों से, वो किस काम की लेते थे। तो जाहिर सी बात है, इस बात पे सवाल होना लाजमी है। और राहुल गांधी जी ने जो बातें संघ प्रमुख के लिए कही, बिल्कुल सही कही। संघ प्रमुख की जो सोच है, मनुस्मृति से, वो पूरी तरीके से मनुस्मृति में घिरे हुए हैं, मनुस्मृति को दोबारा देश में लागू करना चाहते हैं। और इसी वजह से संघ प्रमुख हों, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हों, चाहे बीजेपी के तमाम नेता हों, उनके जो ऊल जलूल बयान आ रहे हैं, वो सिर्फ इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि देश में संविधान की ताकत को आम जनता ने समझा है। संविधान की बात हो रही है, आरक्षण की बात हो रही है, जातिगत जनगणना की बात हो रही है, और इन तमाम मुद्दों से बचने के लिए इधर उधर की बयानबाजियां बीजेपी के नेता दे रहे हैं। और पहले भी इस तरह की बयानबाजियां बीजेपी के नेता करते रहे हैं। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि जो राहुल गांधी जी ने पटना में जो भाषण दिया, उसमें कई बिंदु ऐसे रहे जिसमें बीजेपी पर और प्रधानमंत्री पर खास तौर से तीखे हमले और सीधे हमले किए गए। और ये कई मायने में जो बिहार की जनता है, जहां से क्रांति उपजती है, अब आप ये देख लो, एक बिहार में और लेकिन प्रोफेसर साहब, राहुल गांधी ने तो एक और नया शिगुफा छोड़ दिया है। वहाँ पे सीधा तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें खड़ा कर दी हैं। राहुल गांधी ने कह दिया कि जनगणना जो हुई है वो फर्जी है। तो ये तो तेजस्वी यादव के लिए एक मुश्किल खड़ी कर दी है राहुल गांधी ने। इसमें उनका पूरा बयान समझा जाए कि आखिर उन्होंने असली बात जो कही है वो किस कॉन्टेस्ट में कही है। दरअसल जो गोदी मीडिया है, वो बयानों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करता है। जो जनगणना हुई थी तेजस्वी जी और नीतीश जी के दौरान, जब मिली जुली सरकार थी हमारी महागठबंधन की,
जब वो जनगणना करवाई गई तो उस जनगणना से जो आंकड़े निकल के आए, उस आंकड़ों के बाद उनका इम्प्लीमेंटेशन यानी कि उसी अनुपात में जो आरक्षण देने का काम है, जो सरकारी सुविधाएं मुहैया कराने का काम है, जिसकी जिम्मेदारी किसकी बनती? तेजस्वी जी की नहीं बनती। इसकी जिम्मेदारी बनती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, और मुख्यमंत्री ने उन योजनाओं का क्रियान्वयन जो जनगणना है उसके अनुरूप ना करवाकर जो पुरानी व्यवस्था चल रही थी उस हिसाब से करवा ठीक है दिया प्रोफेसर साहब, आप जो कह रहे हो मान लिया, आपकी बात नहीं, बिल्कुल नहीं, सही है, बिल्कुल, मान हकीकत लिया, बात तो मान यही लेते है। हैं, मान लेते हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आम जनता तो ये नहीं समझ पाएगी। आम जनता तो सीधा सीधा समझ पाएगी कि जो वहाँ जाति जनगणना हुई है वो बिल्कुल फर्जी है। नहीं, जो राहुल गांधी ने कहा है तो लोगों में मैसेज तो यही गया। चलिए आपके पास दोबारा आएंगे, आप तो घुमा फिरा के अपने तरीके से पेश कर ही देंगे। सादा रिजवी, राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं जाति जनगणना के ऊपर बिहार के अंदर, तो उससे तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ जाएंगी आने वाले चुनाव में। देखिए, जिस समय बिहार की जनगणना हुई, जातीय जनगणना, उस समय नीतीश कुमार सरकार में थे, गठबंधन में तेजस्वी यादव रहे हैं। तो ये हमला सिर्फ तेजस्वी यादव पे नहीं है। गोदी मीडिया या कोई भी ये सवाल खड़ा करता है कि तेजस्वी यादव पे हमला है और ये जो घटक दल भी हैं इंडिया गठबंधन के, फिर भी हमला कर दिया। लेकिन सच्चाई उसके विपरीत है। सही मायने में हमला नीतीश कुमार पे है। देखिए नीतीश कुमार देखिए सुनिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बेहतर तरीके से समझा सकते हैं और जवाब भी दे सकते हैं, वो कोई उसमें कोई दोहराए वाली बात ही नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा ये सवाल है कि आम जनमानस जो बिहार का आम जनमानस है उसके अंदर क्या मैसेज जाएगा राहुल गांधी के इस बयान का? उसके अंदर सही मायने में आम जनमानस के ये मैसेज जाना चाहिए कि राहुल गांधी को किसी एक मात्र स्टेट की चिंता नहीं है, पूरे देश की चिंता है। अगर किसी एक स्टेट में जातीय जनगणना हो जाती है तो उनका जो अपना खुद का इस देश को आगे बढ़ाने का जो संकल्प है वो पूरा नहीं होगा। इस देश को अगर आगे बढ़ाना है, इस देश को अगर अग्रसरित करना है, देश को विकसित करना है, तो आपको पूरे प्रदेशों की जातीय जनगणना करानी पड़ेगी। किसी एक प्रदेश की जातीय जनगणना नाम मात्र के लिए जो हुई है, और ये बिल्कुल राहुल गांधी का आरोप बिल्कुल सही है। उस समय में जो जातीय जनगणना हुई है उसके अंदर भी धांधली है और वो उतनी आनन फानन में की गई है क्योंकि राजनीतिक फायदा लेने की वजह से। लेकिन मेरा सवाल ये है कि तेजस्वी यादव अब आप ये सार्वजनिक रूप से नहीं कह पाएंगे कि जाति जनगणना हमने कराई और हमने ये काम लिया, उसका कहीं ना कहीं उनको लाभ नहीं मिल पाएगा। मेरा सवाल ये है। बिल्कुल, तेजस्वी यादव को भले ही लाभ ना मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि केंद्र में अगर जातीय जनगणना होती है तो भी बिहार उसके अंडर में आएगा। बिहार कोई देश से बाहर तो है नहीं, और जब पूरे देश के अंदर जातीय जनगणना होगी तो बिहार का भी नंबर लगेगा। अगर पिछली जातीय जनगणना को गलत ठहरा रहे हैं राहुल गांधी और एक बार और नई तरीके से जनगणना हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो ये फैसला तब होगा। लोग, आम जनमानस या लोग या जनता या फिर विपक्ष तब सवाल उठाएंगे जब दोबारा जातीय जनगणना होगी, और दोबारा जातीय जनगणना में बिहार के इस जातीय जनगणना के और नई जातीय जनगणना के आंकड़े बिल्कुल मेल नहीं खाएंगे। तब जाकर सवाल उठेगा तेजस्वी यादव पर। तो हो सकता है कि ये फर्जी निकले, और अगर फर्जी निकली तो राहुल गांधी ने अपने घटक दलों से बताया है कि भाई राहुल गांधी चाहते हैं कि देश का हित हो और देश के अंदर एक बार नए सिरे से जातीय जनगणना हो, जिससे कि पूरे देश को लाभ मिल सके। पूरे देश को लाभ मिल सके। वरिष्ठ पत्रकार हैं, समझा तो बहुत अच्छी तरीके से दिया है, लेकिन फिर मेरा वही सवाल है कि आम जनमानस में इसका मैसेज क्या जाएगा जो राहुल गांधी ने कहा है कि यहाँ की जो जनगणना, जाति जनगणना हुई है वो फर्जी है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, नीतीश जी का चरित्र जो है खुद ही डाउटफुल है, तो उनके कृत्य भी तो डाउटफुल होंगे। सर, नीतीश जी की तो बात ही नहीं हो रही है, बात तो राहुल गांधी की हो रही है, राहुल गांधी के उस बयान की हो रही है। बयान की बात हो रही है, उसी के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ। किसको टारगेट किया राहुल गांधी जी ने? राहुल गांधी ने टारगेट किया है नीतीश बाबू को, और वो इसलिए टारगेट किया है। लेकिन नीतीश जी का नाम नहीं लिया, उन्होंने सीधा सीधा कहा है। राजनीतिक बयान ऐसे ही दिए जाते हैं चौधरी साहब, उसी को माहिर माना जाता है राजनीति का। आप भी तो ऐसा ना हो कि आप भी राजनीतिक बयान ही दे रहे हो। वो वही यही तो नेताओं की यही तो होनी चाहिए। मेरा सवाल भी तो यही है कि राजनीतिक बयान के आम जनता में क्या मायने निकाले जाएंगे? जनगणना कराने की जो पावर है वो भारत सरकार को है, किसी स्टेट को नहीं है। तो जो प्रॉपर फोरम पे जनगणना होनी चाहिए वो भारत सरकार करा सकती है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट तो करा ही नहीं सकती है। तो वो तो एक सर्वेक्षण करा लिया है वहाँ की सरकार ने,
और तो उस पे उन्होंने क्वेश्चन मार्क किया है। वो इसलिए किया है कि यदि सरकार इतनी गंभीर थी तो उस पे आगे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। मतलब आप भी मानते हैं इसका मतलब एक सर्वेक्षण करा लिया, वो कोई जाति जनगणना नहीं है, आप भी यही मानते हैं? नहीं, वो जाति जनगणना तो है ही नहीं, हम तो ये मानते हैं, बिल्कुल क्लियर कट मानते हैं, क्योंकि भाई जाति जनगणना तो स्टेट गवर्नमेंट करा ही नहीं सकती। ठीक है। वो तो एक सर्वेक्षण करा लिया है उन्होंने, अब वो सर्वेक्षण करा लिया, उस पर भी कुछ आगे एक्शन नहीं हुआ है, तो आप फिर मान लीजिए। तेजस्वी यादव इस पे बहुत बढ़ चढ़कर जो बात करते थे, इसका मतलब तो वो गलत था जो वो बात बढ़ चढ़कर करते थे। जाति जनगणना हमने कराई है। जो वो वरिष्ठ पत्रकार अभी आपके पास आएंगे, थोड़ा सा जो कांग्रेस नेता से ले जो डाटा निकल के आया था, वो डाटा ही बड़ा भयानक स्थिति बता रहा है कि जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व है 20% वहाँ, पता लगी उसकी भागीदारी 4% निकल रही है, जिसका प्रतिनिधित्व 35% उसकी 7-8% निकल रही है, एक वर्ग तो ऐसा है कि उसकी 0.5% भागीदारी निकल रही है। मतलब इसीलिए तो राहुल गांधी ने कहा होगा कि ये फर्जी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए ठीक है। कहा है जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हाँ वाकई वो फर्जी है। बिल्कुल, और फर्जी इसलिए भी माने जाएंगे क्योंकि धरातल पे जो स्थिति है जाति के आधार पर वो कुछ और है, और राहुल गांधी इस टाइम धरातल पर उतरकर देख रहे हैं कि आखिर कौन सी जाति के कितने लोग हैं और किसकी कितनी दिक्कत है, किसकी कितनी परेशानी है। वो हर वर्ग के लोगों से जाकर मिल रहे हैं, चाहे बढ़ई हो, चाहे बार्बर हो, चाहे वो कॉफ़ी शॉप वाला हो, चाहे वो जूते की दुकान वाला हो, चाहे जूता सिलने वाला हो, हर वर्ग के लोगों के बीच जा रहे हैं, तो उनको पता लग रहा है कि आखिर जातीय जनगणना कितनी ज़रूरी है। और बिहार की जातीय जनगणना पर उन्होंने इसलिए सवाल उठाया है कि आखिर अगर जातीय जनगणना हुई थी तो लाभ क्यों नहीं मिल पाया, क्योंकि सरकार की उसके अंदर ओछी मानसिकता उनको चमकी और उन्होंने तुरंत एकदम, चाहे उनके घटक दल रहे हों तेजस्वी यादव की पार्टी के लोग या तेजस्वी यादव की पार्टी उनके घटक दल में शामिल है, लेकिन उन्होंने बखूबी और बेबाकी से एक बात को कह दिया कि इस देश के अंदर जातीय जनगणना होगी और पूरी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ होगी, और जो पात्र हैं उनको लाभ मिलेगा। बिहार की जाति जनगणना फर्जी है। दोबारा होगी, बिल्कुल फर्जी मानी जाएगी। बिहार की जाति जनगणना फर्जी है, राहुल गांधी ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है। आपका क्या मानना है? देखो, सवाल ये नहीं है कि जनगणना फर्जी है या सर्वे फर्जी है। अहम सवाल ये है कि नीतीश जी आखिर पिछले 17-18 साल से बिहार में क्या कर रहे हैं। बिहार का जो सही मायने में विकास होना चाहिए था वो नीतीश जी द्वारा क्यों नहीं हो पाया। क्यों वहाँ पे बेरोजगारी है, क्यों वहाँ पे लगातार 2 महीने से छात्र धरने पर हैं। नीतीश जी वहाँ उनसे क्यों नहीं मिल रहे हैं। बीपीएससी के जो छात्र हैं उनकी मांग क्यों नहीं सुनी जा रही है। उनको रात में वाटर कैनन, मतलब इतनी सर्दी में कितना ठंडा पानी उनके ऊपर बौछार कराई गई, कई छात्रों के साथ वहाँ लाठियां भांजी गई। अहम सवाल ये है, अहम सवाल जाति जनगणना अहम नहीं है। देखिए, सवाल को जो ट्विस्ट करना या घुमाना कॉन्टेस्ट को, ये तो पत्रकारों की खासियत होती है। किस संदर्भ में वो सवाल करे गए हैं, हमें उस संदर्भ को समझना चाहिए। लेकिन राजनीतिक लोगों का भी तो मैं संदर्भ है। आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूँ कि राहुल गांधी जी ने जो सवाल है वो सरकार से किया है कि आखिर सरकार पिछले 2 दशक से वहां पे क्या कर रही है। बीजेपी की डबल इंजन वहां सरकार है, और विकास की बात की जाए तो बिहार सबसे पीछे है, और अगर प्रतिभा की बात की जाए तो बिहार सबसे आगे है प्रतिभा में। अगर हम आईएएस उठा के देख लें, इंजीनियर उठा के देख लें, डॉक्टर उठा के देख लें, तो वर्ल्ड क्लास आईएएस, इंजीनियर, डॉक्टर बिहार से निकल के आता है। लेकिन क्या वो अपनी सेवाएं बिहार को दे पा रहा है? नहीं दे पा रहा है। ज़्यादातर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस अधिकारी या और जो वहाँ से तमाम जो वहाँ के रतन निकल के आ रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? कोई विदेश में जा रहा है, कोई मेट्रो सिटीज़ की तरफ जा रहा है। सबसे ज़्यादा पलायन बिहार से हो रहा है, और जो प्रवासी मजदूर वर्ग है वो भी सबसे ज़्यादा बिहार से जाता है। क्यों जाता है? आखिर नीतीश जी कुर्सी से इस कदर क्यों चिपके हुए हैं? क्यों बिहार में रोजगार का वो सृजन नहीं कर पा रहे हैं? क्यों बिहार की जो शैक्षिक स्थिति है वो बद से बदतर हो चुकी है? बिहार में प्रधानमंत्री मोदी तमाम आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे संस्थान खोलने के जो वादे कर रहे थे वो अभी तक धरातल पे क्यों नहीं आ पाए हैं? क्यों वो संस्थान नहीं खुल पाए हैं? सवाल सीधे सीधे इस तरीके के राहुल गांधी जी ने किए हैं। अब मीडिया है, मीडिया क्या करता है कि पॉजिटिव चीज़ों को ना रख के उसमें से नेगेटिव चीज़ें और अर्थ का अनर्थ करके वो दिखाता रहता है। बाकी जनता बहुत समझदार है। बिहार की जो महान जनता है उसको समझाने की मतलब जो जरूरत राहुल नहीं है। गांधी ने कहा है बिहार की जनता उसे समझेगी। बिल्कुल समझ गई है। जो संदेश राहुल गांधी जी को जनता को देना था, जनता ने वो संदेश कैच कर लिया है। वहाँ संविधान रक्षक सम्मेलन हुआ, वहाँ के कार्यकर्ताओं से भी मिले,
जो छात्र धरना दे रहे हैं राहुल गांधी जी उनसे भी मिले। अभी 2 दिन 3 दिन पहले की बात है, शायद सभी दर्शकों को जानकारी ना हो, एम्स के बाहर जो नरक बना हुआ है, बदहाली है कि एक एक 1.5 महीने बाद ऑपरेशन के लिए तारीखें मिल रही हैं, 36-36 घंटे में एम्स जैसे संस्थान में पर्चा बन रहा है सिर्फ दिखाने के लिए। और मोदी जी बात कर रहे हैं कि डिजिटल इंडिया बना दिया है हमने। और ये कैसा डिजिटल इंडिया है कि एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों को नरक के कगार पे ला दिया है। आम जनता बाहर कैसे इलाज कराए, कहीं किसी इलाज का 3 लाख रुपया है खर्चा, कहीं 10 लाख रुपया है बिल्कुल खर्चा। प्रोफेसर, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम पूरी तरीके से इसमें सहमत है कि वहाँ पर बहुत बुरी स्थिति रहती है, लेकिन वहाँ की ये आज की बात नहीं है, वहाँ पहले से ही इसी तरीके से लाइन लगती ये है। बात भी तो गलत है। पहले जो काम हो रहा था जरूरी है वो काम अब भी हो। बिल्कुल। उस व्यवस्था को क्यों नहीं सुधारा जा रहा है? जब आप इतना गाड़ी कमाई का टैक्स ले रहे हो, टैक्स का को अगर हम कंपेयर करें, मैं 2014 का डाटा और 2025 का डाटा आपको बताता हूं। 2014 में जो हमसे टैक्स लिया जाता था वो कुल टैक्स का मात्र 32% हुआ करता था, और अब जो हमसे टैक्स लिया जा रहा है वो कुल टैक्स का, जो मतलब सरकार रेवेन्यू जनरेट कर रही है टैक्स से, उसका 66% है। यानी कि हमसे दुगने से ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है। पहले टैक्स 8% या 11% का स्लैब था, और अब जो टैक्स है वो 18% से लेकर 28% तक लिया जा रहा है। आटा, दाल, चावल, तेल जैसे सामान पे भी टैक्स लिया जा रहा है, बच्चों के दूध पे टैक्स लिया जा रहा है, बुड्ढों की दवाई पे टैक्स लिया जा रहा है, यहाँ तक कि मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पे भी टैक्स लिया जा रहा है। और इसके लिए तो नितिन गडकरी जो इनके मंत्री हैं वो भी सवाल कर चुके हैं, हम लोग सवाल कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी मौन है, क्योंकि प्रधानमंत्री को फायदा किसे देना है? अपने मित्रों को। मित्र कौन है? अंबानी, अडानी। तो सारा जो कुचक्र है, जो बीजेपी रच रही है, ये कुचक्र ये सिर्फ इसी वजह से रच रही है कि देश की जो गरीब जनता है, इस समय महंगाई की हम बात करें तो महंगाई सबसे ज्यादा, अगर प्रपोर्शन देखा जाए तो सबसे ज्यादा महंगाई का प्रपोर्शन हमारे देश में ही है। प्रोफेसर, अगर ये कुचक्र है तो जनता आखिर इस कुचक्र में क्यों फंसी हुई है? नहीं, क्या आप बेहतर तरीके से जनता को सवाल सुनिए, क्या आप बेहतर तरीके से जनता को समझा नहीं पा रहे हैं या जनता समझ नहीं पा रही? क्यों नहीं समझ रही जनता? नहीं समझ रही होती तो 400 सीटें आने देती क्या? आप ये बताइए। मतलब पूरा नहीं समझी? प्रधानमंत्री, मतलब आपका ये कहना है कि जनता पूरा नहीं समझी? समझ गई। प्रधानमंत्री 400 कह रहे थे। अगर बीजेपी की बात को जनता इतना सर माथे पे रख रही होती तो बीजेपी 400 पे पहुंचती, 240 पे नहीं रुकती। और 240 भी सीटें जो उनकी आई हैं वो कैसे आई हैं पूरा देश जानता है। किस तरीके से ये लोग सरकारी महकमे का दुरुपयोग करते हैं। जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग को किस तरीके से शिकंजे में कसा है। सीबीआई, ईडी जैसे जो संस्थान है उन पे कब्जा किया हुआ है, और इस कब्जा किसका है? आरएसएस का कब्जा है, सब जानते हैं। अब इसके बाद जो हरियाणा का चुनाव हुआ, जो आपका महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, वो चुनाव में भी बहुत धांधली हुई है, और ऐसी धांधली हुई है उस धांधली का रिकॉर्ड देने को चुनाव आयोग तैयार नहीं है। तो असली जो लड़ाई है वो एक सिस्टम से लड़ाई हो रही है, जो आरएसएस और बीजेपी का बिल्कुल सिस्टम। ठीक है। अब आपने ये सवाल उठाया कि धांधली हुई है। अगर धांधली हुई है तो इस धांधली को आखिर कैसे सुधारा जाएगा? इसका कुछ ऐसा है कि जिस तरीके से इसमें सुधार आ सके? बिल्कुल भाई जनता के हाथ में तो है नहीं। भाई देखिए, जनता तो समझ गई आपके हिसाब से। आप अभी कह रहे थे कि जनता तो ऑलरेडी समझ गई है। अगर जनता समझ गई है तो फिर ये सुधार कैसे होगा? क्योंकि जनता तो समझ गई है। देखिए, पहले भी इस तरह की धांधली अंग्रेजों ने भी करी थी। जब जब डेमोक्रेसी को खतरा होगा तब तब जनता सड़क पे आएगी, आई है। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा करी है, भारत जोड़ो न्याय मतलब फिर भी जनता को ही आना पड़ेगा सड़क पे। देखिए, जनता ही आएगी सड़क पे, हमारे साथ आएगी। यानी कि अभी जनता पूरी नहीं समझी है, जिस दिन समझेगी सड़क पे आएगी। बिल्कुल आएगी। जनता समझ रही है, धीरे धीरे समझ रही है। और हर चीज में देखिए, कोई भी क्रांति होती है, क्रांति में समय लगता है। जो पहली क्रांति हमारे देश में हुई थी 1857 में, और लगभग अंग्रेज जब आ गए थे उसके 100 साल से भी ज्यादा समय लगा था। तो जो ये बीजेपी के लोग हैं, अभी 11 साल हुए हैं इनको, और अब इनके जो कुचक्र हैं, जो इनकी गलत नीतियां हैं, वो अब एक हर व्यक्ति को जो अंतिम पायदान पे भी है, आपको क्या लगता है कितना समय लगेगा? आपको क्या लगता है कितना समय लगेगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो टेन्योर है, जो ये 29 तक का कार्यकाल है, इसे मोदी जी पूरा नहीं कर पाएंगे। इससे पहले ही एक बहुत बड़ा सैलाब आएगा, बहुत बड़ी क्रांति होगी।
ये टर्म पूरा नहीं कर पाएंगे मोदी, कोई सैलाब आएगा? आपको भी लगता है कि कोई सैलाब आएगा? नहीं नहीं, आप इसको ऐसे देखो कि ये 400 पार हल्ला काट रहे थे, तो जनता ने तो इन्हें बहुमत नहीं दिया, ये तो अल्पमत में रह गए। पिछली जो इनकी सीटें थी 300 से ऊपर थी, अब की बार ये 240 पे सिमट गए, तो ये सिकुड़ना तो शुरू हो गए। एक चीज मान लीजिए चौधरी साहब, जनता ने इनको आप नकारना भी शुरू- बढ़ना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल बढ़ना शुरू हो गए। हमारी पार्टी जो है 100 पे पहुंच गई है, जो 99 थी अब हम 101 पे पहुंच गए हैं। वो ऐसे ही नहीं पहुंच गए, लोगों में इनको लेके एक बहुत बड़ा क्या कहना चाहिए असंतोष है, और असंतोष अब लोग जाहिर करने लगे हैं। उसी का परिणाम है कि कांग्रेस जो है दूनी ताकत के साथ आई है, और आप इंतजार कीजिए कि इनमें आपस में ही ऐसा विरोधाभास होने वाला है, क्योंकि ये अपनी हरकतों से बाज आने वाले तो है नहीं। मतलब इनके विरोधाभास पे आप नजर लगाए बैठे हुए हैं। अरे यही तो राजनीति है, और कैसे ही क्या? सावधानी हटे और यार, दुर्घटना घटे। यही तो राजनीति है, और राजनीति क्या होती है? अच्छा। अरे यही तो राजनीति है। ये जब महाराष्ट्र में हमारे ये शपथ दिला सकते हैं, सुबह पता लगी रात के अंधेरे में ही, भोर में ही ये शपथ दिला सकते हैं, तो हम इस पर भी नजर भी ना रख सकते? क्या बात कह दी आपने साहब जो है, इसी का नाम राजनीति है। सादा ब्रिज भी यही राजनीति है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। यानी कांग्रेस बिल्कुल नजर टिकाए बैठी है कि कैसा ही मौका लगे और बस। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस नेता और कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, वो इस समय संविधान को बचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है, और संविधान को बचाने की जद्दोजहद इस देश को बचाने की जद्दोजहद है। आज के समय में जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जब शुरू में आई थी 2014 में, तो उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, और जनता ने उन वादों को सुनकर इनको सत्ता में पहुंचाया था। लेकिन वो वादे, जब जनता को पता लगा कि वो वादे नहीं थे, सिर्फ जुमलेबाजी थी, तो जुमलेबाजी का जब खुलासा हुआ, दूसरी बार जब इन्हें लगा कि अब ये सत्ता में नहीं आएंगे, तो फिर ईवीएम का खेल हुआ, क्योंकि ईवीएम तो इनके पास थी ही, और इन्होंने पहले ही लेकिन सादा ब्रिज में आपने कहा ईवीएम का खेल हुआ। अगर ईवीएम का खेल हुआ तो ये सारी विपक्षी पार्टियां ईवीएम पर ही सीधा सवाल क्यों नहीं उठाती हैं? बिल्कुल उठाया। कौन सी विपक्ष पार्टी ऐसी थी जिसने ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया? बल्कि प्रदेश के जो नेता थे, उधर से अखिलेश यादव चुनाव से पहले ही, मतदान से पहले ही सवाल उठा रहे थे कि मतदान में गड़बड़ियां हो रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया था उत्तर प्रदेश से कि जितनी भी मतदाता सूची हैं उनमें भी चेंजेज हो रहे हैं, जहां पर मुस्लिम बाहुल्य, यादव बाहुल्य वोट हैं, वहां पर उनके वोट काट दिए जा रहे हैं। तो ये वोट कटवा राजनीति तो चली जा रही थी। उसके बाद जब वोट कटवा राजनीति के बाद में इन्होंने दूसरा जो इनका प्रहार था वो ईवीएम पर किया। और सबसे पहले जो चुनाव आयोग का इन सारे मामलों से बिल्कुल एकदम अनभिज्ञता जताना, ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर धांधली हुई है। मान महाराष्ट्र से लिया, भी शुरू थे। ठीक है, ये बात मान ली आपकी धांधली हुई है। अगर धांधली हुई है, फिर भी ईवीएम से ही चुनाव होना है, होना ईवीएम से ही चुनाव है, और इसी तरीके से विपक्ष अपनी बात को फिर भी उठाएगा। हार जीत का फैसला जो भी आए, फिर विपक्ष सवाल वैसे ही उठाएगा। तो क्यों ना ईवीएम के लिए एकजुट होकर सड़क पे आना चाहिए, जनता को बताना चाहिए और मजबूती के साथ लड़ना चाहिए। बिल्कुल उसी मुहिम में राहुल गांधी लगे हुए हैं। जब राहुल गांधी ने संविधान को लेकर संविधान की प्रति को जनता को दिखाया, तो संविधान को लागू सिर्फ करने राहुल के- गांधी ही लगे हुए हैं, और भी तो गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में बहुत सारे नेता हैं, वो आखिर कहाँ हैं? बिल्कुल सब लोग तत्पर हैं, और यहाँ तक कि जो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है, वो लोग भी बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। चाहे वो बसपा हो, बसपा तो इंडिया गठबंधन का दल नहीं है, कोई घटक दल नहीं है, लेकिन बसपा सुप्रीमो ने भी, मायावती जी ने भी ये मांग की थी कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। या फिर और बहुत सारे ऐसे दल हैं जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, उन लोगों ने भी हमेशा से ये मांग की है कि वापस से यहाँ बैलेट पेपर पे चुनाव होने चाहिए, क्योंकि ईवीएम की जहाँ पर शुरुआत हुई थी, वो देश भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है कि देश में ईवीएम छोड़कर बैलेट पेपर का दोबारा इस्तेमाल होगा? आपको लगता है? देखिए, करना पड़ेगा। राहुल गांधी जो संविधान की प्रति लेके चल रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि जो संविधान है, जो मूल संविधान की प्रस्तावना है, उसको लागू करना होगा, और देश को आगे बढ़ाने के लिए संविधान की विचारधारा और संविधान को ही मानना संविधान की पड़ेगा। प्रीति लेके राहुल गांधी चल रहे हैं, लेकिन गठबंधन में और बहुत सारे नेता हैं, उन्हें भी तो संविधान की प्रीति लेके चलना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी ने एक सिस्टम शुरू किया है, संविधान को बचाने की एक मुहिम छेड़ी है, और उनकी ये कवायद है। और जितने घटक दल हैं, यहाँ तक कि मैं तो ये कहता हूँ कि घटक दल के अलावा भी इंडिया गठबंधन दल के जो अलग और दल हैं, उनको भी इस मुहिम में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि देश संविधान से चलता है। वरना मोहन भागवत जैसे लोग फिर आपको आकर यही कहेंगे कि देश 1947 में आज़ाद नहीं हुआ, यानी अशफाकुल्ला खां, वो भी, उनको भी नकार दिया जाएगा, यानी चंद्रशेखर आज़ाद को भी नकार दिया जाएगा, भगत सिंह की जो फांसी थी उसको भी नकार दिया जाएगा, और
महात्मा गांधी को भी नकार दिया जाएगा, गौतम बुद्ध को भी नकार दिया जाएगा, धीरे धीरे महापुरुषों स्वामी विवेकानंद को और अंबेडकर जी को भी नकार दिया जा रहा है। और अभी आपने एक प्रमाण देखा कि इस देश के अंदर जब एक सरकार में बैठे व्यक्ति ने और हमारे देश के गृह मंत्री ने अंबेडकर के, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया तो पूरा देश एकजुट था। वहां पर राहुल गांधी ने सिर्फ लेकिन- एक मुहिम छेड़ी थी, बिल्कुल। एक आवाज दी थी, एक चिंगारी दी थी, लेकिन वो एक ज्वाला बनकर उभरी है। बिल्कुल, लेकिन शादाब रिजवी, अब आप देखो ना, इतने कम समय में ही लोग फिर कहीं ना कहीं लोगों की नज़रों से वो चीज़ें और दिमाग से वो चीज़ें हट गई और बहुत सारी चीज़ें आ गई। हाँ, इसमें एक आप ये जोड़ सकते हैं इस बात को कि कांग्रेसी जो नेता हैं या कांग्रेस की जो शीर्ष नेतृत्व है, उनको अपने जो छोटे स्तर के, जहाँ पर वो उनके जिले के संगठन हैं, प्रदेश के संगठन हैं, जिले के संगठन हैं, तहसील के संगठन हैं, उन कार्यकर्ताओं को भी ये आदेश जारी कर देना चाहिए कि 26 जनवरी 1950 को देश का गणतंत्र लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी से ही शुरुआत कर देनी चाहिए कि हर प्रदेश की इकाई, हर जिले की इकाई, हर तहसील की इकाई को संविधान की प्रति साथ में लेकर चलनी होगी और आम जनमानस में संविधान के प्रति जागरूकता फैलाने का काम करना होगा। बिल्कुल, जागरूकता फैलाने का काम करना होगा। प्रोफेसर अरुणेश यादव, जब संविधान की बात हो रही है, संविधान तार तार हो रहा है, तो कांग्रेस का हर शीर्ष नेतृत्व से लेकर नीचे की पायदान पर जो कार्यकर्ता खड़ा हुआ, अगर वो भी संविधान की प्रति लेकर अगर घूमेगा तो जनता में एक अलग मैसेज जाएगा। तो कांग्रेस ऐसा क्यों नहीं करती? ये बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। और इसको लेकर अभी कर्नाटक में जो हमारी बैठक हुई थी CWC की, तो उसमें ये फैसला, अहम फैसला लिया गया कि 26 जनवरी 1925 से, यानी कि इस साल का जो गणतंत्र दिवस है, उससे लेकर पूरे अगले साल तक जय बापू, जय संविधान, जय अम्बेडकर करके एक मुहिम चलाई जाएगी, जिसमें वार्ड लेवल, ब्लॉक लेवल, जिले लेवल और प्रदेश लेवल से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक, राष्ट्रीय स्तर तक संविधान की प्रति लेकर सभी कार्यकर्ता सड़कों पर रहेंगे, छोटी बड़ी सभाएं करेंगे और इसमें शीर्ष नेतृत्व के बड़े नेता भी इन रैलियों में और इन यात्राओं में शामिल होंगे। ठीक है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब हम जब दोबारा इंटरव्यू पे होंगे तो आपके हाथों में भी एक संविधान की प्रीति होगी। बिल्कुल होगी। ऐसा ही होगा जी? निश्चित साहब, जो है संविधान की देन है कि हम आप इस तरीके से डिबेट कर ले रहे हैं। संविधान की ही देन है कि हम और आप इस तरीके से डिबेट कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सत्य कही है। और अगर संविधान नहीं होता तो हम भी जो खुल के सवाल कर रहे हैं, शायद वो सवाल नहीं कर पाते। तो कांग्रेस नेताओं ने वादा किया है कि अगली बार जब ये होंगे प्रोग्राम में शामिल, तो संविधान की प्रीति इनके हाथों में होगी और कहीं ना कहीं देश के लोगों को एक मैसेज जाएगा कि हाँ, संविधान को अगर खतरा है तो संविधान को बचाना है। आप कैसे समझते हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार।